नमस्कार, शून्य काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की धरती पे 2 दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। स्वर्णिम बस्तर की गाथा कैसे लिखी जाए, कैसे बस्तर के 50 साल जो पिछड़ापन था बस्तर में, 50 साल जो नक्सलवाद की वजह से बस्तर पिछड़ा, उसे आने वाले समय में कैसे देश के अन्य संभागों की तुलना में लाके खड़ा किया जाए, कैसे राजधानी के चकाचौंध की तर्ज पे बस्तर को विकसित किया जाए। न केवल बस्तर बल्कि मध्य क्षेत्र के 4 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, इन 4 राज्यों में विकास का रूट मैप क्या होगा, ये भी तय बस्तर से होना है। मसलन समझिए कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के बाद देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर में मेगा शो। लेकिन कांग्रेस के कई सवाल है कि मेगा शो के मायने क्या। इन तमाम सवालों और अमित शाह के इस दौरे का आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कभी बंदूक और बारूद की गूंज से पहचाने जाने वाला बस्तर अब बदल गया है। लाल आतंक और नक्सली हिंसा की पहचान बन चुके बस्तर में अब विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार बस्तर में बड़े स्तर पर विकास को लेकर मंथन हो रहा है। स्वर्णिम बस्तर के विजन पर सरकार काम कर रही है। नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विकास के कई बड़े वादे किए हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार, हर क्षेत्र में तेज विकास का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने नक्सल अभियान के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। अब विकास की शुरुआत हुई। मैं आज शहीद गुंडाधुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं। 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे। किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 19 मई को बस्तर के विकास को लेकर आयोजित क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही स्वर्णिम बस्तर के विजन पर भी मंथन करेंगे। रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, सुरक्षा और नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा, डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। नेतानार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। उजर बस्तर कार्यक्रम में हुए शामिल। बस्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा। स्वर्णिम बस्तर विजन पर करेंगे मंथन। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और सरकार के स्वर्णिम बस्तर पर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस नेता लगातार सरकार के आयोजन पर तंज कस रहे हैं, साथ ही अमित शाह के दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई काम है भी नहीं, कोई काम कर भी नहीं सकते। आज तक इतने दिन हो गया, तीसरा कार्यकाल। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष योजना क्या किया गया है, ये बताएं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल बदलते बस्तर की तस्वीर अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि लक्ष्य एक ऐसे बस्तर को बनाने की जो विकास, विश्वास और नई संभावनाओं का केंद्र बने। बस्तर में शांति के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार हों। स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी सरकार फोकस कर रही है। 19 मई को होने वाली क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बस्तर के भविष्य को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ बस्तर के पटकथा को, बस्तर को विकसित करने के लिए क्या कुछ कहानी लिखनी शेष है और इसके लिए क्या क्या प्रयास होने बाकी है। चलिए करेंगे चर्चा। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है। अमित जी आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। के जी आपका भी स्वागत है। और बस्तर के वरिष्ठ साहित्यकार, दर्जनों किताब बस्तर पे लिखने वाले राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ है। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आज अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि रायपुर जाना नहीं पड़ेगा बस्तर के लोगों को, बस्तर को ही रायपुर बना दिया जाएगा। 4 से 5 साल की बात उन्होंने कही कि 50 साल का जो गैप है, ये 4 से 5 साल में दोनों राज्य और केंद्र की सरकार मिलके इस पे काम करेगी। क्या आपको लगता है कितना ये संभव होगा धरातल पे? राजीव जी। अवधेश जी, मैं जो अमित शाह जी के आज के दौरे को देख रहा था या उसको विवेचित कर रहा था, तो उसमें कुछ चीजें मुझे जो सामने आई वो बहुत सांकेतिक और बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार नेतानार में जाकर के जिस तरीके से जन सुविधा केंद्र को जो उन्होंने आरंभ किया है, नेतानार का महत्व समझिए कि ये वही जगह है जहां गुंडाधुर हुए और जहां भूमकाल का शंखनाद हुआ। तो एक तरीके से जो बस्तर के बदलाव की नई क्रांति है, उसका शंखनाद नेतानार से होना या नेतानार को पृष्ठभूमि में लाना बहुत सांकेतिक है। ये बताता है कि सरकार ने बहुत अध्ययन किया है अपने संकेतों का। जैसे इमली, बस्तर की इमली देश भर में बल्कि विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, उसका स्वाद अलग है और यदि उसको ठीक तरीके से मार्केटिंग पैकेजिंग की जाए तो वो एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर स्वयं सहायता समूह में इमली में अपनी अभिरुचि दिखाई, वो ये बताता है। जो लक्ष्मीनाथ जी से वो मुलाकात की है और उन्होंने वहां पर किस तरीके से इमली का पल्प तैयार हो रहा है और किस तरीके से जो है स्वयं सहायता समूह और वहां महिलाएं कम से कम 1 लाख रुपए तक जो है वार्षिक जो है वो अपनी आमदनी कर रही है और परिवार की आमदनी में ये जोड़ रहा है। इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, देखिए दोनों संकेत हैं। अगर नेतानार को देखें तो ये एक संकेत है, इमली को देखें तो ये एक संकेत है। ये बताता है कि बस्तर को अभी इन्होंने बड़े बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों या इस तरीके से जो है बस्तर के विकास की अवधारणा को नहीं गढ़ा है, बल्कि सरकार ने जाना है कि जो ग्रास रूट लेवल है उस लेवल पर काम करते हुए बस्तर के विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैं सरकार के विजन का, दृष्टिकोण का, उनके काम करने की शैली के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देखिए बहुत आवश्यक है। आप एक बात देखें कि जिस तरीके से सरकार जो है कैंपों को अब स्वयं सुविधा केंद्रों में बदलने की कोशिश कर रही है। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र जहां बहुत लंबे समय तक प्रशासन विलोपित रहा, जब सड़कें अंदर की तरफ घुस रही हैं, जब धीरे धीरे जो है प्रशासन अंदर जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको वहां पर इस तरीके के सुविधा केंद्रों की तत्काल आवश्यकता होगी। आपको तत्काल उन लोगों को जो बहुत लंबे समय से जो है सीधे सीधे प्रशासन से दूर रहे हैं, उन तक किस तरीके से पहुंचे, ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने अपना नेटवर्क बनाया, विस्तार से विश्लेषण किया कि क्या कुछ इसका होना है। राजीव जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा एक बार के जी का रुख करता हूं। के जी जरा समझाइएगा, सियासतदान का काम है सियासत करना, लेकिन अगर देश के गृह मंत्री 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 2 दिन वो बस्तर में है, तो इसके मायने क्या तब जब 31 मार्च 2026 को देश सहित, छत्तीसगढ़ सहित देश नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। के जी, बड़ी उत्सुकता के साथ हम सब पूरे देशवासी देख रहे हैं कि बस्तर नक्सल मुक्ति होने के बाद विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा। इसकी रोड मैप को लेकर, ब्लूप्रिंट को लेकर के सरकारों, राज्य सरकार है। यह एक बहुत अविस्मरणीय जैसी स्थिति है हम सबके लिए, जिस युग में हम जी रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जिसको हम म्यूजियम के रूप में रखे रहते थे कि आदिवासी लोग ऐसे कपड़े पहनते रहे कि नक्सली हिंसा के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब कैसे बस्तर रहा, इसका एक म्यूजियम तैयार करेंगे। मतलब अब बस्तर जो जैसा था 1970 से जिस ढंग से कल्पना की जा रही थी, वो अब एक म्यूजियम के रूप से जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात कुछ तकनीकी दिक्कत है। के जी की आवाज बराबर नहीं आ रही, जरा चेक करिएगा। मैं दोबारा के जी के पास जाऊंगा। मैं जरा जब तक एक बार सुंदरानी जी का रुख करता, अमित जी से जवाब मांगूंगा। सुंदरानी जी,
कांग्रेस सवाल उठा रही है दर्जनों कि बस्तर को विकसित करने के पीछे का हिडन एजेंडा कुछ और है। आज नहीं, जिस दिन ऐलान किया गया उस दिन से आज तक के सवाल जीवित है। आज भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हिडन एजेंडा कुछ और है। जवाब दीजिए। देखिए, दीपक बैज जी के पास सिवाय बयानबाजी करने के लिए और कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस कार्यालय के एक एसी रूम में बैठकर 2 बयान रोज जारी करना, यही उनकी राजनीति का एक दायरा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये एक उनका नियमित दिनचर्या हो गई है। अब मैं बात करूंगा आदरणीय अमित शाह जी के दौरे की। वे लगातार बस्तर आए, उन्होंने संकल्प लिया था 31 मार्च 2026 तक के पहले नक्सलवाद को समाप्त करना। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नक्सलवाद को समाप्त करने की थी और दूसरा, नक्सलवाद समाप्त करने तक हम सीमित नहीं रहना चाहते, हम बस्तर का विकास करना चाहते हैं। जो 50 साल बस्तर ने नुकसान को झेला है, 2024 तक की स्थिति में जिस प्रकार बस्तर के आम आदिवासी तक विकास नहीं पहुंच पाया, वहां के आम आदमी तक विकास पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से गौरवान्वित होते हैं अमित शाह जी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी तरह से बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त किया। राज्य सरकार के सहयोग से किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर किया। अब दोनों का यह उत्तरदायित्व है कि इस बस्तर को हरा भरा जैसा जंगल बस्तर में है और जो संभावनाएं जो आज हमारी गरीब लोगों की अमीर धरती बस्तर की है, तो बस्तर के लोग संपन्न हो, रायपुर राजधानी नहीं आना पड़े, बस्तर में ही निर्णय हो सके, तो बस्तर वालों के लिए एक शुभ अवसर है। अब ये कांग्रेस को तो नागवार गुजरेगा ना, क्योंकि एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा है बस्तर, तो इनके हाथ से जमीन खिसकती नजर आ रही है। क्या हर बयान के पीछे सियासी मायने होगा? सुंदरानी जी बेहद वरिष्ठ नेता है, कह रहे हैं कि बस्तर का विकास मतलब कांग्रेस के हाथ से सियासी जमीन खिसकना। जवाब दीजिए। देखिए, जल जंगल जमीन के असली हकदार हमारे आदिवासी भाई हैं। भाजपा के लिए, वो भाजपा वालों के लिए वोट बैंक हो सकते हैं, हमारे लिए तो हमारी आत्मा है। और जिस प्रकार से मैं अभी जवाब देना चाहूंगा आदरणीय मेरे बड़े भाई, जो प्रश्न उन्होंने उठाए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एसी में बैठ के आप 2 बार के विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आप खुद विधायक रहे, आपने सड़कों पे काम किया है, तो आप जानते हैं बेहतर कि 5 साल सड़कों पे ही रहना पड़ता है। और 2 बार अगर कोई विधायक बन रहा है, मतलब निश्चित तौर पे वो जनप्रतिनिधि, जननायक है और लोग उसे पसंद करते हैं। पहली बात, आपके प्रश्नों का जवाब तो ये था। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सियासत में हर चीज का विरोध हम उचित भी नहीं मानते, बिल्कुल, लेकिन कुछ सुलगते सवाल, अगर वहाँ के जल जंगल जमीन के हकदार हमारे जो आदिवासी भाई हैं, अगर उनके बीच में कुछ सुलगते सवाल है, तो सरकार में होने के कारण उसका जवाब भी तो सरकार को देना पड़ेगा ना। कि सरकार उस जवाब भी नहीं देगी और अपने केंद्र में बैठी हुई सरकार के लोगों को ही अपना आइडल मानेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते, इसलिए जवाब भी नहीं देते और यहां भी जवाब नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप विकास करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार आज मैंने अमित शाह, एक और चीज अवधेश जी, शाम से मैं 2-3 डिबेट किया हूं और डिबेट में मुझे 2 चैनल पे किसी ने बोला, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, कि आप लोग अमित शाह जी का विरोध करते हैं। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे राम के ननिहाल में, माता कौशल्या के धाम में, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का पावन धरा में स्वागत करता हूं। कहीं कोई विरोध नहीं है, आप आए हैं। आप बताइए, आपने पिछले बार कहा था कि जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो है, अगर वो वहां पर नक्सल मुक्त हो जाएंगी तो हम उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो इस बार आप कितने ग्राम पंचायत को आप दे रहे हैं, कितने युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अवधेश जी, कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे आदिवासी भाइयों का वहां पर अच्छा विकास हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य का चेकअप अच्छे से हो और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और युवाओं को स्थानीय अगर उसमें रोजगार मिले, तो हमें बहुत खुशी होगी। और एक कहावत भी है, वेल बिगेन इज हाफ डन। तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत भी ये मानना है, मेरे पार्टी की भी ये आइडियोलॉजी है कि वहां के लोगों का विकास होना चाहिए
लेकिन आज तक क्यों नहीं हुआ? ये 26 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये 26 साल में 18 साल इनकी सरकार थी। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं फिर अमित जी ठीक है, आपकी बातें आ गई, अमित जी आपकी बातें आ गई, ठीक है अमित जी आपकी बातें आ गई, ठीक है आपकी बातें आ गई। मैं लौटता हूं, मैं जब एक बार केके जी का रुख करता हूं, तकनीकी कारण से उनकी बात नहीं आ पाई थी। केके जी, देश के गृह मंत्री अगर नक्सल मुक्त बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, देश में 2 दिन अगर बस्तर में है तो इसके मायने क्या प्रशासनिक तौर पे, बस्तर के विकास के लिए और राजनीतिक तौर पे? केके जी देखिए, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर भी नक्सली मुक्त होना, नक्सली हिंसा से देश की मुक्ति का जो उन्होंने सीना ठोक कर दावा किया, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, विकास को लेकर बस्तर पर केंद्र सरकार के एक दमदार मंत्री, केंद्रीय मंत्री का यदि इस तरह से ध्यान वहां पे है तो ये विकास के उनकी एक सोच को दर्शाता है। तीसरी चीज ये है कि वहां पे जो उजर बस्तर की बात हो रही है या वहां पे सेवा डेरा की बात हो रही है, ये विकास के मूलभूत आवश्यकताओं को समझने वाली बात है कि वहां किस ढंग से विकास को ले जाया जाएगा। सरकार की धमक वहां पे नजर आ रही है, जिस तरह से मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री वहां पे सड़क पुलिया को लेकर बैठक ले रहे हैं, तमाम प्रकार के जो अभी इनका सुशासन तिहार चल रहा है उसमें बस्तर के गांव-गांव के लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर जाति प्रमाण पत्र, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। स्कूल खोलने की बात आ रही है, यात्री बस की, मतलब तमाम प्रकार के जो विकास की योजना है, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, आज कांग्रेस जो उद्योगपतियों को बस्तर सौंपने का नैरेटिव तय कर रही है, तैयार कर रही है, वो बिल्कुल खारिज करते हुए कहा है कि हमारा उद्देश्य कृषि विकास है बस्तर में और वहां पे पर्यटन विकास के साथ साथ जो वनोपज है उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से उनको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना। जिस तरह से इमली को लेकर बात हुई कि हमारा इमली कितना मीठा है, जबकि खट्टा इमली के नाम से इमली की एक पहचान होती है। तो तमाम प्रकार राजनीतिक मायने क्या केके जी, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाला जाए? क्योंकि राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना, इसके राजनीतिक मायने भी जरा दर्शकों को समझाइए ना। राजनीतिक मायने यह है कि वहां के लोगों ने मतदान के माध्यम से भाजपा पर विश्वास किया और नक्सल उन्मूलन के बाद जो विकास की वहां पे होगा तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा। कह सकते हैं 12 विधानसभा और लोकसभा जिस ढंग से सभी सीटों पर भाजपा थी, बस्तर की बात कहें तो कांग्रेस पूरे 12 सीट पर थी, वो जाके आज 4 में आ गई है। तो इसका कारण क्या है? लोग वहां पे विकास चाहते हैं। मैं बस्तर की बात नहीं कहता, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो विकास के नाम पर मतदान करते हैं। जिस तरह जन घोषणा पत्र की बात करें, चाहे मोदी की गारंटी में आपने 5 लाख जो वनाधिकार पट्टे देने की बात कही है, 2 बकरी देने की बात कही है, दूध के लिए जिला स्तर पर। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब एक बार राजीव जी के पास जाता फिर अमित जी आपके पास आऊंगा मैं। राजीव जी, आप दिल्ली में मौजूद है, देश विदेश में भ्रमण करते हैं। जिस बस्तर की परिकल्पना की जाती थी, क्या वो बस्तर आपको दिखाई पड़ रहा है? बस्तर को लेके भ्रम क्या राष्ट्रीय स्तर पे टूटने लगा है? देखिए, बस्तर को लेकर के भ्रम राष्ट्रीय स्तर पर टूटने लगा है और निश्चित रूप से टूटने लगा है, क्योंकि जब अमित शाह जी ने यह घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा, तो देश क्या कहीं पर भी, इवन विश्व में जहां पर कि नक्सलवाद जो है विभिन्न मंचों पर जो है ग्लैमराइज किया जाता था, भरोसा किसी को भी नहीं था कि यह संभव हो सकता है, लेकिन हुआ। तो मैं आज अवधेश जी ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक जो वादा है, एक तिथि के भीतर इसको सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ, वो जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया है। तो अब हमको इस बात पर भरोसा करना चाहिए, कम से कम उतना समय देना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय 4 दशक का माओवाद समाप्त हुआ है और हम रातों रात ये कल्पना करें या उम्मीद करें कि रातों रात बस्तर बदल जाएगा तो संभव नहीं है। बस्तर को बदलने का एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, बस्तर को बदलने का एक पूरा प्लान सिस्टम। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अबूझमाड़ से लेकर के जगदलपुर तक और जगदलपुर से लेकर के रायपुर तक ये सब कुछ किस तरीके से जुड़ेंगे, इसका एक रोड मैप होना चाहिए। और मुझे आशा इस बात की जुड़ती है कि यहाँ पर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बजाय हम बस्तर पनडुब्बी की बात कर रहे हैं, हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, होम स्टे की बात कर रहे हैं, बस्तर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। हम अमित शाह अगर आ रहे हैं तो वो धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में जा रहे हैं, वो सिलाई केंद्र की जानकारी ले रहे हैं। ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि ग्रास रूट वर्क, और मुझे लगता है कि ग्रास रूट से ही डेवलपमेंट का सही रोड मैप जाता है। तो सरकार जो है अगर ग्रास रूट से लेकर के और डेवलपमेंट का एक वृहद मॉडल रखती है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। मैं किसी प्रकार की राजनीति के आपके पास अमित जी, आप जवाब देना चाह रहे तो जवाब दीजिएगा। राजनीतिक मायने तो है, लेकिन क्या बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के स्वर्णिम युग की वापसी के लिए
राजनीतिक दलों को कम से कम एक होके ऐसे क्षेत्र पे जो 40-50 साल तक अंधेरे में रहा, उसके विकास के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको साधुवाद। देखिए, हम तो तैयार हैं, लेकिन इनका बड़ा दिल नहीं है। आज तक इन्होंने विपक्ष को बुला के पूछा भी नहीं कि क्या कैसा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने जैसा कहा, ये राष्ट्रीय समस्या और हम सबको मिलकर लड़ना है। हमारी सरकार थी तो मेरे को याद है कि देश के गृह मंत्री जी ने आए थे और उन्होंने कहा था सभी सरकारें काम करती हैं और इससे हमको मिलकर लड़ना है। लेकिन अवधेश जी, मुझे सबसे बड़ी एक बात कहना है कि विजन, मिशन और जज्बा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आदिवासी जो भाई हैं उनके अधिकारों की, परंपरा की और उनके अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक अधिकार है जो सरकार उसको सेव करके चले। जज्बा नहीं, मैं कर रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, मैंने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं है। देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि आप जो रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर बना रहे हैं, हम सब आपके साथ काम करने के तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो, वहां पर डेवलपमेंट हो। लेकिन हाईवे और माई वे से अगर आप चलेंगे, हाईवे के तहत अगर मैंने कहा ना कि आप अगर सिर्फ हाईवे ही बनाते जाएंगे, उसके ज्यादा बेहतर है कि अगर आप हाईवे बना दिए और वहां पर आप हॉस्पिटल बना के वहां डॉक्टर नहीं है तो कोई सेंस नहीं है। अगर आपने वहां पर इंडस्ट्री बना दी और स्थानीय लोगों को रोजगार आपने नहीं दिया तो कोई वे नहीं है। अगर वहां स्कूल खोल दिए और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए और अगर वहां पर टीचर्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मेरा यही मानना है कि जैसा अभी राजीव जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आपको एक रोड मैप बना के चलना पड़ेगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने रोड मैप बनाया भी होगा। लेकिन थोड़ा सा एक मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर वहां के स्थानीय लोगों को भी उसके साथ सम्मिलित कर लेते, जैसा आज अमित शाह जी ने कहा, देश के गृह मंत्री जी ने, पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है, जनप्रतिनिधियों की रही है, स्थानीय लोगों को रही है। अगर वहां के जो प्रबुद्ध जन है 25-50 लोग को बैठ के वो ये पूछ लें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर होगा। सुंदरानी जी, बड़ी चुनौती है। देखिए, बस्तर का क्षेत्र पेशा कानून के तहत, पेशा क्षेत्र, उसके अलावा आदिवासियों की संस्कृति, आस्था, रीति, नीति सब जल जंगल जमीन है। वहां पे देश के अन्य भूभाग की तरह निर्णय नहीं लिया जा सकता। वहां भावनाएं हैं, वहां पे धर्म है, संस्कृति आदिवासियों की। चुनौती तो है, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि साहब आप लोगों की मंशा नहीं है सबको साथ में लेके चलने का, कैसे काम चलेगा? देखिए डॉक्टर आदित्य जी, ये कांग्रेस जो भी सोच रही है, जो कर रही है, जो बोल रही है, इनकी खुद की नीयत साफ नहीं है। अमित शाह जी पहले भारत के गृह मंत्री हैं जो बस्तर में हर 2 महीने 3 महीने में एक बार आकर स्थानीय लोगों से मिलकर, स्थानीय नेताओं से मिलकर सारी योजनाओं का प्रारूप तैयार करके वहां की जनता का सहयोग लेकर नक्सलवाद की समाप्ति के संकल्प को उन्होंने पूरा किया। कांग्रेस हर मोर्चे पे आलोचना करती है। कांग्रेस ने ऐसा वातावरण कहाँ, अमित श्रीवास्तव जी व्यक्तिगत रूप से मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कभी सकारात्मक बात नहीं की, कभी भूपेश बघेल जी ने सकारात्मक बात नहीं की। मैंने कहा कि वो एक एसी रूम में बैठ के आप चल के देख लीजिए, राजीव भवन में चलने को तैयार हो। ये किया होगा कभी संघर्ष उन्होंने बस्तर के लिए, 2 बार एमएलए बने होंगे, सड़क पे रह के काम किया होगा, मेरे को कोई उसमें शंका नहीं है। 2 बार एमएलए बनना, सांसद बनना निश्चित रूप से एक बड़ा काम होता है, सामान्य आदमी के बस का नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में जो देख रहा हूं, जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनकी सीमित राजीव भवन से बाहर नहीं निकल पाते। तो सुंदरानी आपके 7 स्टार कार्यालय बीजेपी में एसी नहीं लगाए क्या? चलिए, ठीक है, नहीं विशालते मैं चाहता हूँ, लेकिन आज भी हमारे नेता आज भी जहाँ प्रशिक्षण, ठीक है, विषय अंतर नहीं होंगे। राजीव जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि बस्तर को स्वर्णिम बस्तर बनाने के लिए कितना समय चाहिए ताकि लोगों को लगे कि बस्तर भी हमको देश के दूसरे जहां पे साधन संसाधन और पर्यटन के क्षेत्र में उस उत्सुकता के साथ लोग बस्तर जाए, कितने साल का समय चाहिए? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई रोड मैप बनता है तो रोड मैप के साथ टाइमलाइन भी बनती है। स्वाभाविक बात है। देखिए अब बहुत तेजी के साथ में अब माड़ तक सड़कें गई हैं तो साथ साथ में उसके साथ में डेवलप होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान किया गया होगा। मैं उसी रोड मैप की बात कर रहा हूं कि उस रोड मैप के साथ एक टाइम, देखिए रातों रात बस्तर का
में बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि बस्तर को 40 साल बर्बाद किया गया है। माओवादियों ने 40 साल में वहां का सब कुछ नष्ट कर दिया, तो स्वाभाविक बात है। फिर भी मैं एक बात मान करके चलता हूं कि सरकार का एक पूरा टर्म बस्तर में बदलाव को दिखाने के योग्य तो होगा। हम एक बात 5 साल के बाद कम से कम सरकार के सामने। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, के जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि देश में बस्तर एक ऐसा भूभाग जो प्राकृतिक संसाधन सहित आस्था, रीति, नीति, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस भूभाग को विकसित करने के लिए सरकारें कोशिश कर रही है। आप और हम भी मिलकर साझा कोशिश करें कि ऐसे विषय पे गैर राजनीतिक तौर पे भी कुछ ऐसा निर्णय हो जो बस्तर, जो लोगों के बीच में भ्रम है देश में, वो टूटे और स्वर्णिम बस्तर का स्थापना किया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।